hi, hello everyone. Jai Shri Krishna. This is Sri Krishna Prajani, and yes, welcome back to my channel. In this video, we are going to revise time of supply under GST. See, students, time of supply जो है वो छोटा है चैप्टर, बट कई बार ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या डेट से सारी चीजें हम कंफ्यूज कर देते हैं. तो फिर हम इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं. मैंने प्रॉपर ब्रीफ मैनर पे इजीएस्ट वे पे ये सारे आपके लिए नोट्स बनाए हैं. इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. सो वहां पे मेरे सारे नोट्स और रिवीजन लेक्चर्स में वहां पे भी लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ. तो हमने अभी तक क्या क्या रिवाइज किया. देखो, सप्लाई क्या होता है हमको पता चल गया, ठीक है. फिर जीएसटी तभी लगता है बिकॉज सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट. जब भी टैक्सेबल इवेंट होगा तब जाके उसमें जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, ठीक है. अब हमने ये पढ़ लिया कि जीएसटी कहाँ लगता है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई रिवाइज कर लिया. जीएसटी किस पे लगता है, मतलब हमने क्या रिवाइज कर लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब हम रिवाइज करेंगे कि जीएसटी कब लगता है, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. जीएसटी लगने की लाइबिलिटी, जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई. तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है सर. अब टाइम ऑफ सप्लाई रिवीजन शुरू करते हैं. इसमें आप जितने भी सेक्शंस पढ़ोगे ना, मोस्टली आपके गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, सब में आपके पास आएगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. सो यू नीड टू नो दैट व्हाट शुड बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया है कि टाइम लिमिट फॉर रेसिंग इनवॉइसेस इन केस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सर्विसेज. तो गुड्स के केस में ये ध्यान रखना, गुड्स कौन से टाइप के हैं. अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, इफ इट इज योर मूवेबल गुड्स, इन दैट केस आपको टैक्स इनवॉइस इशू कब तक करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है. गुड्स जब रिमूव हो रहा होता है उस टाइम या फिर उसके पहले यू नीड टू इशू द इनवॉइस. सेकेंड टाइप, इन एनी अदर केस आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट. जब रेसिपिएंट के पास गुड्स की डिलीवरी पहुंच जाती है उस टाइम या फिर उसके पहले तक आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है. अब आते हैं सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे जब आप सर्विस देते हो, मतलब देखो, जब आपने सर्विस प्रोवाइड की, प्रोविजन ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, उस केस में आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है, बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस. मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10th ऑफ मार्च को सर्विस प्रोवाइड की, उसके पहले या तो बिफोर या तो बाद में भी कर सकते हो. बाद में भी इनवॉइस इशू करने का ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं बाद में कभी भी इनवॉइस इशू कर दो. उसके लिए आपके पास टाइम लिमिट है कि विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है जब आपने सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है. सो बिफोर या तो फिर आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, लेकिन आफ्टर मतलब कब, विद इन 30 डेज, ठीक है. और नॉर्मल सप्लायर्स के लिए 30 डेज है, बट अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एनबीएफसीज है, इन केसेस में आपको मिलेगा कितना, 15 डेज एक्स्ट्रा, दैट इज 45 डेज आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है. तो ये आपको डेट किसका, कौन सी डेट से कैलकुलेट करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस से कैलकुलेट करनी है. क्या, 30 डेज और 45 डेज. ओके सर, ओके. कम टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 12(2) फॉरवर्ड चार्ज. 12(2) बात करता है फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन में भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि नॉर्मल सप्लायर है कि वो कंपोजिशन डीलर या फिर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर्स होते हैं वो है. आपको पता है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, कैसीनो, फिर आपका मनी, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब क्या है आपके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम से के सप्लायर्स, ठीक है. उसके बाद नॉर्मल सप्लायर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है, देखो, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस कौन से दिन सप्लायर एक्चुअल में इनवॉइस इशू करता है, या तो फिर एक्चुअल में लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या थी, ठीक है. तो दोनों में से क्या करना है, आपका विच एवर अर्लियर लिखाना है. मतलब आपको पहले पता चल जाएगा लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, कहां से, इस प्रोविजन से आपको निकालना है कि लास्ट डेट कब तक इशू इनवॉइस करना चाहिए था और एक्चुअल में उसने कब किया है, कब करना चाहिए था और कब किया है, दोनों में से अर्लियर डेट निकालना, एंड दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, गुड्स का. अब कंपोजिशन डीलर या फिर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वाले जो सप्लायर्स रहेंगे सर, उन केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस
और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, वही कब इशू होना चाहिए था, कब इशू किया है। ठीक है, इसमें से आप अर्लियर डेट निकाल लेना, ये डेट अपने पास रखो। अभी दूसरा डेट कौन सा निकालना है, डेट ऑफ पेमेंट का। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट का डेट निकालना है, एंटरिंग। अब डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालोगे, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया है दैट डेट, और जिस दिन बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, दोनों डेट में से जो भी अर्लियर डेट होगी, यहाँ पे भी आपके पास एक डेट आ जाएगी और यहाँ पे भी आपके पास एक डेट आ जाएगी। दोनों डेट में से आपको क्या निकालना है, अर्लीस्ट निकालना है, एंड दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। जब आपके सप्लायर कौन होंगे, कंपल्सन डीलर और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वाले सप्लायर्स। ठीक है सर, अभी यहाँ पर मैंने नोट डाला है कि नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका टोटल 50,000 का बिलिंग हुआ है, ठीक है, कितना बिलिंग हुआ है सर, आपका 50,000 का बिलिंग हुआ है, तो 50,000 के बिलिंग में 50,000 के बिलिंग में हो सकता है कि आपने 10,000 जो है क्या दे दिया सर, एडवांस दे दिया। ऐसा हो सकता है 10,000 क्या दे दिया आपने, एडवांस दे दिया। तो अब ये 10,000 में जब आपने एडवांस दिया, फॉर एग्जांपल आपका मेन जो है वो फाइनल पेमेंट 15 मई को होने वाला है और आपने एडवांस कब दे दिया, 10th ऑफ अप्रैल को। तो 10th ऑफ अप्रैल को आपने 10,000 जो दिया है उसकी लाइबिलिटी इसी दिन अराइज नहीं हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको रिलीफ दिया गया है गुड्स के केस में, इसलिए गुड्स के केस में एडवांस में आपको जीएसटी नहीं लगेगा। जब आप फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल टोटल 50,000 का था, पूरे 50,000 आपके 15 मई को पे हुए, उस दिन आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी क्या होगी, अराइज होगी। ठीक है, ये रिलीफ आपको कब किस में मिला है सर, ओनली इन केस ऑफ गुड्स। ओके, तो ये ध्यान रखना, सर्विस में एडवांस मिलता है तो उसमें ऐसा कोई रिलीफ नहीं, उसमें जीएसटी लगता है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाउ एक्सेस पेमेंट अप टू ₹1,000। अब आप सोचो कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है, ठीक है, सुबह से रात तक दिन भर में कुछ कुछ ऐसे एडवांसेस मिलते होंगे, आपके ट्रांजैक्शंस में कितने से एडवांसेस मिलते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का मिल गया है ना, 15,000 का एडवांस मिल गया, हो सकता है छोटे अमाउंट के भी एडवांसेस मिलते हो, 900 का एडवांस मिल गया या फिर 1,000 का एडवांस मिल गया, 200 का एडवांस मिल गया। अब ये सब जो 200, 1,000, 900 के एडवांसेस है, अब इनकी भी आप उसी टाइम जीएसटी लाइबिलिटी थोड़ी अराइज कर पाओगे। ठीक है, सबका टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग थोड़ी निकाल पाओगे। तो फिर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है कि 1,000 रुपए तक का अगर एडवांस आपको मिलता है तो उस केस में आपको डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर करने की नीड नहीं है, सिर्फ आप डेट ऑफ इनवॉइस कंसीडर करना और उसी टाइम आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। मतलब डेट ऑफ पेमेंट, जब डेट ऑफ पेमेंट में आपने 1,000 रुपए दिया था एडवांस, वो डेट आप इग्नोर कर देना। कब आप पूरी लाइबिलिटी पे करना, जब आपका फुल पेमेंट हो जाएगा या फिर आपका इनवॉइस इशू हो जाएगा तब। ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है सर, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स के केस में तो एडवांस में टैक्स लगता ही नहीं है, तो ये जो आपका ये प्रोविजन एक्सेस पेमेंट अप टू 1,000 रुपीज वाला प्रैक्टिकली इररेलेवेंट हो जाता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सर्विस पे ये पूरा एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, सो ध्यान रखना। अब आते हैं 12(3) रिवर्स चार्ज केस में। रिवर्स चार्ज में क्या होता है सर, रेसिपिएंट टैक्स पे करता है ना, रेसिपिएंट टैक्स पे करता है तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपको डेट्स कंसीडर करनी है एंड आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। ठीक है, सो देखो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड जो भी आपका होगा वो पहला डेट। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालते, जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया या फिर रेसिपिएंट, आरसीएम के केस में बैंक से तो रेसिपिएंट पैसा निकाल के देगा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका डेबिट, और ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में क्या आता है आपका क्रेडिटिंग। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका डेबिटिंग। ओके, सो एंटरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिटिंग फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। फिर यहाँ पे थर्ड डेट आती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला है कि 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, मतलब जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है उस दिन से 31st डे निकालोगे आप, तो इस दिन ये डेट भी आपके पास आ जाएगी। एंड फिर ये जो डेट है बाकी दोनों डेट से भी कंपेयर करना, तीनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा दैट विल बी योर कैपिटल टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो 31st डे ध्यान रखना है आपको, आरसीएम बेसिस में जो सप्लाई होता है गुड्स के केस में। ओके, ठीक है सर। अब हो सकता है कि ये तीनों ही डेट्स निकालना अच्छे से असर्टेनेबल ना हो, सो वेयर दीज एलिमेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल, इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द
रेसिपिएंट। समझ आया सर? तो उस केस में आपको रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने कब एंट्री की थी वो दिन आपको क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, उसमें क्या था 12/2 था, इसमें क्या है आपका 13/2 है। ठीक है, सो नाउ जब आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालना होता है ना, फॉरवर्ड चार्ज के केस में स्पेसिफिकली आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो भी आपको डेट्स वगैरह दी है उस पर आपको पहले चेक करना रहेगा कि क्या इनवॉइस विद इन टाइम इश्यू हुई है कि नहीं हुई है, अंडर सेक्शन 31। ठीक है, इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम और नॉट, एंड यहाँ पर यस नॉट इशूड। तो जब इशू होगा विद इन टाइम उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग रहेगा, और अगर आपका इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं हुआ है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग रहेगा। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम लिमिट इशू करने की क्या होनी चाहिए, इनवॉइस इशू करने की क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए, विद इन 30 डेज और विद इन 45 डेज। ठीक है, आ जाओ देखो क्या होता है। अगर इनवॉइस आपका विद इन टाइम इशू हुआ है उस केस में आपको डेट्स कौन कौन सी लेनी है, एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस दिन सप्लायर ने एक्चुअल में इनवॉइस इशू किया है, एंड मतलब और पेमेंट की डेट कब रहेगी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, सो जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ है वो, ठीक है, और जिस दिन आपका इनवॉइस इशू हुआ है वो डेट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बी और टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। ठीक है, ये तो आपको पता है पेमेंट की डेट कैसे निकालते हैं, क्रेडिटिंग और एंटरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर हो सकता है कि इनवॉइस आफ्टर 30 डेज इशू किया हो, अगर विद इन टाइम इशू नहीं किया उस केस में आपका क्या होगा, डेट्स वगैरह देखो, उस केस में डेट्स रहेगी जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड की, फिर आपको इनवॉइस की डेट कंसीडर नहीं करनी है। इनवॉइस की डेट कब कंसीडर करनी है, ओनली व्हेन इट इज इशूड विद इन टाइम, अदरवाइज यू हैव टू कंसीडर द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और पेमेंट की डेट आपको पता है एंटरिंग और क्रेडिटिंग वाला। ठीक है सर, ओके, ये भी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं सर अपन, सेम प्रोविजन यहां पर भी गिवन है, कौन सा, इफ व्हेन द अबव इवेंट्स आर अनअसर्टेनेबल, इन दैट केस जिस दिन रेसिपिएंट ने जो रिसीट ऑफ सर्विस है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो की है, दैट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ओके ओके, यहां पर जो मैंने बताया था ना गुड्स के केस में भी वो एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 वाला, तो एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इस केस में आपको डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस भी कंसीडर करोगे फॉर टाइम ऑफ सप्लाई तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, ये फॉरवर्ड चार्ज हो गया। अब 13(3) बात करता है सर रिवर्स चार्ज के केस में। रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अब जैसे गुड्स के केस में क्या होता था, पहला डेट कौन सा होता था, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, बट ये गुड्स तो है नहीं, सर्विस को आप ऐसे हाथ में तो नहीं लोगे। ठीक है, तो फिर इसलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ए में जब आपके पेमेंट करते हो तो डेट ऑफ पेमेंट, और रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, डेबिटिंग फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ये हो गया आपका डेट ऑफ पेमेंट का डेट। ओके, उसके बाद आपके पास क्या बोलना चाहिए, गुड्स के केस में क्या था सर, 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, बट सर्विस के केस में क्या है, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ओके, 61st डे होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। दोनों दिन को आप, दोनों डेट्स को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, दोनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा दैट विल बी योर व्हाट, टाइम ऑफ सप्लाई। सेम अगर इवेंट्स असर्टेनेबल नहीं है तो फिर रेसिपिएंट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेगी रिसीट ऑफ सर्विस, तब आपका वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर, यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पे जैसे आपने नोटिस किया होगा सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आपको 30 डेज एक्स्ट्रा दिए गए, क्या गुड्स के केस में ऐसा कुछ डेज एक्स्ट्रा दिए गए हैं क्या, नहीं। इसीलिए ये चीज और ध्यान रखने के लिए इजी होगा आपको कि रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में आपको सिर्फ 31st डे यहां से मिला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब 30 डेज तो थे ही नहीं, तो यहाँ पर आपको 31st डे रिवर्स चार्ज के केस में मिले। बट अगर सर्विस के केस में देखोगे 30 डेज तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे रखे, प्लस और 30 करके 61st डे आपको मिला है कहां पर, यहाँ पर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, एक लॉजिक बताया।
अब आते हैं अपन स्पेशल केस, रिवर्स चार्ज के केस में एक स्पेशल केस है। वैसे तो रिवर्स चार्ज कैसे निकालोगे, पेमेंट और 61st डे वाला, बट एक स्पेशल केस है अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट किया है ना, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट किया है फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब आप बोलोगे मैम ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या होता है, तो ये जब आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे ना 92A सेक्शन, वहां पर आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस डिफाइंड होता है, तो क्वेश्चन में बता देगा कि ये आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। अगर वहां से आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, वो वाली डेट लेनी है और पेमेंट की डेट लेनी है। यहां पर आपको ये कोई 61st है ये सब आपको नहीं लेना है। कब, सिर्फ जब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, कहां से, किससे, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, ठीक है। सो दोनों ही डेट में से जो भी अर्लियर डेट होगी दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस स्पेशल केस। डन सर, डन। कम टू अनदर सेक्शंस। देखो यहां पर मैंने बहुत ही इजीली ऐसा कर दिया है, सेक्शन 12(4) एंड 13(4) बिकॉज दोनों सेम है, 12 फॉर गुड्स एंड 13 फॉर सर्विसेज, तो दोनों ही एकदम सिमिलर प्रोविजन है, आपको अलग अलग पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, आपको जब शॉप वाले या फिर कहीं भी आप जाते हो तो वाउचर्स इशू करते हैं। अब मान लो वो वाउचर से आप सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स रिडीम कर सकते हो, ठीक है, आप इस वाउचर का 1000 तक के कपड़े ले सकते हो, ठीक है। सो जहां पर आपको पता है सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आपको पता है कि गुड्स और सर्विस में एक्सचेंजेबल होंगे, तो जिस दिन आपको वाउचर इशू किया जाता है वो ही दिन क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बट आपको नहीं पता अदर केसेस में कि इस वाउचर से आप क्या खरीदने वाले हो, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस एक्सचेंजेबल नहीं है। अदर केस में एक्चुअल में जब आप रिडीम करोगे ना अपना वाउचर, दैट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। अदरवाइज व्हेन यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सचेंज against this voucher for goods and services, in that case time of supply what, date of issue of voucher, otherwise date of redemption on voucher। ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है। 12(5) एंड 13(5) गुड्स और सर्विस के केस में दोनों में रेसिडुअल केसेस, मतलब जो कहीं नहीं आया वो इधर आ जाएगा, ठीक है। रेसिडुअल केसेस में अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हैं आप लोग, उस केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न, जिस दिन उस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट रहेगी दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन रेसिडुअल केसेस, ओके। अदर केसेस में सर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जिस दिन आप टैक्स पे करते हो एक्चुअल में, उसी दिन आपको क्या आ जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस रेसिडुअल केसेस, ठीक है सर, ओके। 12(6) से 13(6) क्या बोलता है, आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाया था कि अगर कुछ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज वगैरह है, अगर आपने पेमेंट को डिले किया है, ठीक है, उस केस में वो भी आपके क्या होगा, वैल्यू में ऐड होगी एंड टाइम ऑफ सप्लाई उसका भी निकालना पड़ेगा। उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिस दिन एक्चुअल में सप्लायर वो एडिशन मतलब आपका इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, लेट फीस हो गया, ये रिसीव करता है, वो दिन आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर, डन, एकदम दिक्कत नहीं है ना, पक्का, ओके। तो ये हो गया आपके सारे सेक्शन 12 और 13 का। अब आता है एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैसे निकालते हैं और क्या होता है। सो देखो सर, कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स और मोर, 3 मंथ या 3 मंथ से ज्यादा आपको अगर कोई सर्विस रिसीव हो रही है या फिर गुड्स रिसीव हो रहा है, दैट विल बी व्हाट, योर कंटिन्यूअस सप्लाई, ठीक है। गुड्स के केस में कंटिन्यूअस सप्लाई अगर होगा तो आपको इनवॉइस कब तक इशू करना रहेगा, पहले उसकी डेट समझते हैं। गुड्स के केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड और ईच सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड, कब तक इशू करना है कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में, आपको कुछ क्या होगा, स्टेटमेंट इशू होगा, सक्सेसिव स्टेटमेंट या तो फिर सक्सेसिव पेमेंट और स्टेटमेंट दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, ठीक है, विच इज अर्लियर, उसके पहले या फिर उस टाइम आपको क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई आपका आ जाएगा, जीएसटी पेबल तब आएगा, ठीक है। सर्विस के केस में क्या होता है, मान लो आपके पास जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो क्या है, असर्टेनेबल है, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज व्हाट सर, असर्टेनेबल, आप निकाल सकते हो कि क्या उसकी ड्यू डेट है पेमेंट की, है ना। उस केस में आपकी तो टाइम ऑफ सप्लाई वो कब ड्यू होगी, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन ड्यू डेट है ऑन और बिफोर, ठीक है। अगर मान लो डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता, विच इज नॉट असर्टेनेबल, उस केस में कैसे निकालोगे सर आप, उस केस में आपको निकालना पड़ेगा बिफोर और एट द टाइम
व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स पेमेंट, जिस दिन एक्चुअल में पेमेंट वो रिसीव करेगा, दैट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब जब आपका इवेंट से लिंक्ड होगा पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो बिल्डिंग का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करवा रहे हो, और वहां पे आपके टर्म्स ऐसे है कि जब 50% काम खत्म हो जाएगा तो 1 लाख रुपए देंगे, जब 70% काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 2 लाख मिलेंगे, जब 100% काम खत्म हो जाएगा तो पूरा बैलेंस पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट है क्या कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक्ड है? यस। So where the payment is linked to the completion of event, in that case on or before the date of completion of event, जिस दिन वो कंप्लीट हो रहा है फिर उसके पहले तक आपको क्या कर देना है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस इशू कर देना है। ओके, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आया था, क्या क्लैरिफिकेशन था सर? ये क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस ऑफ NHAI, that is the National Highway Projects of NHAI in hybrid annuity model। ये क्या होता है सर? यहाँ पे इशू क्या था, जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के हमें, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनको जो गवर्नमेंट के ये वाले जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको मेंटेनेंस भी करना होता है, ये दोनों जो क्या है, इसमें क्या इशू था पहले बताती हूँ मैं। देखो, under hybrid annuity model, the concessionaire has to construct a new road and provide operation and maintenance of the same। आप उनको क्या करना है सर, रोड भी कंस्ट्रक्ट करना है नया, एंड उसके बाद उनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करनी है। तो जनरली ये कितने पीरियड तक का होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 17 ईयर्स। ठीक है, आपने शुरू के 5 साल में पूरा वो कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके बाद 15-17 साल तक आपको उसका क्या करना पड़ेगा सर, पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, एंड द पेमेंट इज स्प्रेड ओवर द ईयर्स। ओके, तो इशू ये था कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स? क्या आपको ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस लगता है क्या? देखना, HAM कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में, आपका कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व है प्लस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी इन्वॉल्व है, विच इज स्प्रेड ओवर द ईयर्स। ठीक है, सो पेमेंट इज स्प्रेड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन इंस्टॉलमेंट्स टू बी मेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड्स और ऑन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। या तो आपका गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा कि इस स्पेसिफाइड पीरियड में, मतलब हमको मंथ के 30 तारीख को पेमेंट चाहिए, या तो फिर कुछ कंप्लीशन ऑफ इवेंट का डेट फिक्स कर लो, डेट मतलब कंप्लीशन ऑफ इवेंट जब भी होगा फिर उसके पहले तक हमको पेमेंट मिल जाना चाहिए, ऐसा। तो पेमेंट स्प्रेड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन इंस्टॉलमेंट्स टू बी मेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड्स और ऑन कंप्लीशन ऑफ इन इवेंट। तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे सर? एज पर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का प्रोविजन। ठीक है, वहां पर अच्छा देखो मैं एक बताती हूँ आपको, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है तो ये सर्विस, अभी मैंने आपको क्या बताया, इस केस में इनवॉइस कब कब इशू किए जाते हैं? तो ड्यू डेट असर्टेनेबल है, ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, या तो फिर पेमेंट आपका लिंक्ड है इनवॉइस से। ठीक है, अब एक ध्यान देना कि सप्लाई ऑफ सर्विस मैंने बताया था, जब भी आप कैलकुलेट करोगे या फिर निकालोगे, आपको पहले ये देखना है कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो चुका है तो फिर कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे? ऐसे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। और अगर टाइम ऑफ इशू इनवॉइस जो है वो टाइम में इशू नहीं हुआ है तो फिर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब यहां पर आपको इनवॉइस ये नॉर्मल वाला डेट नहीं देखना है, 30-45 डेज वाला, आपको यहाँ पे इनवॉइस चेक करने के लिए कि टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको ये प्रोविजन देखना पड़ेगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला। ये प्रोविजन किस चीज का है? इनवॉइस कब तक इशू करना है। इनवॉइस अगर टाइम पे इशू हो चुकी है फिर आपका टाइम ऑफ सप्लाई उस हिसाब से निकल जाएगा। अगर टाइम में इशू हुई है तो फिर इशू ऑफ इनवॉइस वाला डेट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और रिसीट ऑफ पेमेंट, दोनों में रिसीट ऑफ पेमेंट तो कंसीडर करना ही है। इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ तो फिर उसका डेट, इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो फिर सर्विस का डेट। समझ आया? इतना इजी था ये। तो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही मैंने टाइम ऑफ सप्लाई करवा चुका है रिवाइज। तो अब हाँ, इसके कुछ अमेंडमेंट भी थे जो मैंने ऑलरेडी, स्टैट्यूटरी अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स का एक सीरीज है, 3 पार्ट्स का है, 30 मिनट्स के पर लेक्चर है, वो अभी आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो प्लीज वो जरूर वॉच करना, बिकॉज अमेंडमेंट्स और स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो आए हैं उससे डेफिनेटली अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन में वेटेज पूछ सकता है।
तो वो स्किप मत करना। छोटे मोटे प्रोविजंस टाइम ऑफ सप्लाई के भी कुछ अमेंडमेंट है उसमें, सो वो आप जरूर देख लेना। एंड ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर दीस नोट्स। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, टाटा।